हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे देखिए 4 कथन दिए गए हैं। पहले वाले में है, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और यह कैंसर पैदा करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट देखिए 1 और 2, 1 और 4, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 3 और 4। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में है कि यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, और तीसरे में है यह रक्त, सी वाले में यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। लेकिन रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है वो जल, वायु और मृदा प्रदूषण करता है, लेकिन मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज करने वाले 3 जो वैज्ञानिक हैं उनकी टीम द्वारा की गई जो खोज की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज जो है उसे सम्मानित किया गया था, उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं। से इनमें ये बताना है कि जो इन तीनों की 3 वैज्ञानिकों की जो टीम थी उनमें कौन इन चारों में से सम्मिलित नहीं था। तो देखिए H.W. क्रोटो, R.F. कर्ल, R.I. स्मॉले, फेमैन। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फेमैन। फेमैन जो है वो जो है कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज के लिए, जो कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज पहले तो ये जान लीजिए कब हुई थी, 1996 में हुई थी। ठीक है, जिसमें तीसरे अपरूप की खोज के लिए 1996 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जिन लोगों को मिला उनमें थे H.W. क्रोटो थे, ठीक है, R.F. कर्ल थे और R.I. स्माले थे। तो इन तीनों को ही जो है सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। फेमैन का इससे कोई मतलब संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। मतलब कहने का है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो जाहिर सी बात है जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समदाबिक, वैवी, सम न्यूट्रॉनिक। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, समस्थानिक। देखिए जो समस्थानिक होते हैं उन्हें कहा जाता है समस्थानिक, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसी वजह से परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, ठीक है, और उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, रेजिस्टेंस जो है उस पर निर्भर नहीं है। दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस अधिक है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, या फिर कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। देखिए जिस बल्ब में जितना ज़्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, तार का प्रतिरोध जो है वो जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसमें उसका जो प्रकाश होता है वो उतना ही कम होता है। आपने देखा होगा कि जो हीटर के जो कॉइल होते हैं, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है लेकिन उसमें हीटिंग निकलती है, लेकिन उसमें जो प्रकाश होता है वो उतना ही कम होता है। वही टंगस्टन का अगर देखा जाए तो टंगस्टन में जो है वो उसका प्रतिरोध कम होने की वजह से उसका प्रकाश ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम प्रकाश वाले जो बल्ब होते हैं उनमें रेजिस्टेंस अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, समृद्ध यूरेनियम होता है। ऑप्शंस हैं, विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, या फिर क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें। तो समृद्ध यूरेनियम क्या है?
क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मिक U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, समृद्ध यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो बाल्टी है वो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या फिर पानी से बाहर आकर उसकी द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अच्छा, ये क्यों हुआ है इसे हम देख लेते हैं। देखिए, आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर भारी प्रतीत होता है। होता कैसे है, इसमें ये होता है कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था उसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है, ठीक है, तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। ये जो कमी होती है ये वस्तु द्वारा हटाए गए जो द्रव होता है उसके भार के बराबर होती है। यही एक कारण है जिसकी वजह से पानी की सतह से ऊपर जो वस्तु जो कि पानी में कम भार उसका होगा वो सतह पे आकर के उसका भार जो है वो भारी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा स्टेटमेंट ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सितारों में जो तारों की ऊर्जा के स्रोत में हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर के हीलियम का निर्माण कर देते हैं, यही सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, जब सीले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो क्या होगा इसमें? तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बिस्किट होता है उसके अंदर, क्योंकि फ्रिज का काम ही होता है कि जो पदार्थों में जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, उसको खींच करके बाहर निकालना। ठीक है, तो जो बिस्किट है, बिस्किट भी सीला इसी वजह से हुआ है क्योंकि इसमें नमी आ गई है, और जब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो उसके अंदर मौजूद जो नमी है उसे भी फ्रिज बाहर कर देगी, उसे भी खींच लेगी। ठीक है, तो यही है, ये स्टेटमेंट सही है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, न्यूट्रोस्यूटिकल उत्पाद है जिसमें होते हैं पोषक, विटामिन और खनिज, पोषक, प्रोटीन और वसा, पोषक और विषाक्त प्रभाव, या फिर पोषक और औषधि प्रभाव। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रोस्यूटिकल जो होते हैं उनमें पोषक और औषधि प्रभाव होता है। कैसे? न्यूट्रोस्यूटिकल को दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, एक होता है न्यूट्रिशन और एक होता है फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर के बने होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब हो जाएगा पोषक और फार्मास्यूटिकल औषधि, तो इसलिए ये पोषक और औषधि प्रभाव की व्याख्या करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन देखिए, 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, या फिर 201 लीटर। तो जो तेल का बैरल होता है, तेल का एक बैरल वो बराबर होता है 159 लीटर के बराबर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन 10 का वो ऑप्शन बी है, 159 लीटर। एक बैरल जो होता है तेल का वो 159 लीटर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।